अगले घटक के रूप में जनसंख्या संगठन की बात करते हैं। जनसंख्या संगठन देखिए कि किसी देश की नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात जनसंख्या संगठन कहलाता है। यानी कि उस देश में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है और शहरी जनसंख्या कितनी है। जब इस संदर्भ में बात की जाती है तो उस देश का जनसंख्या संगठन का प्रारूप कहलाता है। अब हम देखते हैं कि आखिर ग्रामीण और शहरी जीवन या ग्रामीण और शहरी जनसंख्या किस आधार पर होती है, किस आधार पर हम कहते हैं कि ये जनसंख्या ग्रामीण है और किसी जनसंख्या के शहरी होने का क्या आधार है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग कि जहाँ पर अधिकतर जनसंख्या गांवों के अंदर रहती है, देखिए जनसंख्या का गांवों में निवास अधिकतर जनसंख्या का, और गांव में निवास करने वाली जनसंख्या कृषि कार्यों में या प्राथमिक व्यवसायों में संलग्न रहती है। अधिकतर जनसंख्या वह जनसंख्या या वह क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र या ग्रामीण जनसंख्या कहलाएगी। यानी कि ग्रामीण जनसंख्या क्या होगी कि जहाँ पर अधिकतर जनसंख्या गांवों में निवास करती है और वहाँ पर उनका व्यवसाय क्या होगा, प्राथमिक व्यवसाय, यानी कि लकड़ी काटना, कृषि करना, खनन कार्य, पशुपालन करना और जो वनों के उत्पाद है उनको संग्रहित करना, इस तरह के कार्यों में जहाँ की अधिकतर जनसंख्या संलग्न रहती है वह जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है। और शहरी जनसंख्या का ये लोग नगरों में निवास करते हैं। और नगर कैसे कहलाएंगे वो कि यहाँ की जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न रहती है। गैर कृषि कार्यों में अधिकतर जनसंख्या संलग्न रहेगी, तो ये जनसंख्या शहरी जनसंख्या कहलाएगी। गैर कृषि कार्य यानी कि जो भी द्वितीयक या तृतीयक व्यवसाय है, जिसमें प्राथमिक व्यवसाय से जो भी उत्पाद अपन को प्राप्त होते हैं उनको परिष्कृत करके, उनको संशोधित करके उनका मूल्य बढ़ा देना, वो द्वितीयक व्यवसाय। और तृतीयक व्यवसायों में सेवाएं। तो जहाँ पर अधिकतर लोग इस तरह का जो है अपने व्यवसायों के अंदर जुड़े हुए रहते हैं वो शहरी जनसंख्या कहलाती है। अब देखिए कुछ आंकड़े देखते हैं कि विश्व की कुल जनसंख्या का 50% से भी अधिक जो है वो जनसंख्या शहरी जीवन यापन करती है। 50% से अधिक जनसंख्या शहरी या नगरीय जनसंख्या होती है विश्व की कुल जनसंख्या का। और प्रतिवर्ष 6 करोड़ से अधिक लोग ग्रामीण से शहरों की तरफ आकर्षित होते हैं। तो इस तरह से शहरों के या नगरों के अंदर जनसंख्या प्रतिवर्ष 6 करोड़ से अधिक की वृद्धि हो रही है। 6 करोड़ प्रतिवर्ष से अधिक प्रतिवर्ष ये नगरों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। अगर इसी दर से जनसंख्या बढ़ती रही तो सन 2025 तक के आंकड़ों के बारे में पूर्वानुमान लगाया गया है कि विश्व की 61% जनसंख्या वो नगरीय जनसंख्या हो जाएगी। अगर इसी दर से यानी 6 करोड़ प्रतिवर्ष की दर से नगरों की जनसंख्या बढ़ती रही, यानी कि ग्रामीण जीवन से पलायन करके, तो नगरों की जनसंख्या सन 2025 तक 61% से भी अधिक हो जाएगी। और आप देखिए एशिया और अफ्रीका, यहाँ पर जनसंख्या जो है वो 38% के लगभग नगरीय जनसंख्या है। यानी कि यहाँ पर नगरीय जनसंख्या कम है और ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है। और उत्तरी अमेरिका, पश्चिम यूरोप, ये
नगरों के महाद्वीप है। यहाँ की जनसंख्या 75 से 78% तक नगरीय जनसंख्या है। 75 से 78%, यानी कि नगर यहाँ पर ज़्यादा है और ग्रामीण जीवन इन महाद्वीपों के अंदर कम है। ये नगरीय महाद्वीप कहलाते हैं। नगरीय जनसंख्या के वितरण के अनुसार विश्व को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है उच्च नगरीय जनसंख्या वाले देश और मध्यम नगरीय जनसंख्या वाले देश और न्यून नगरीय जनसंख्या वाले देश। इन सब के बारे में अलग अलग देखते हैं कि वो देश कौन से और ये वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। तो देखिए कि जिन देशों के अंदर नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 60 से अधिक होता है, नगरीय जनसंख्या 60% से अधिक होती है जिन देशों के अंदर, वह देश उच्च नगरीय जनसंख्या वाले देश कहलाते हैं। 60% से अधिक नगरीय जनसंख्या। ये देश अधिकतर विकसित या अति विकसित देश है, जिसमें आपके संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए कहते हैं, जिसको अमेरिका कहते हैं सामान्य भाषा में, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी यूरोपीय देश, मैक्सिको है, और इसमें आप देखेंगे ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये देश अधिकतम या उच्च नगरीय जनसंख्या वाले देश कहलाते हैं, जिसमें आप देखेंगे जापान भी है और सिंगापुर भी है। जापान, सिंगापुर, अर्जेंटीना, और यूरोपीय देश, ये उच्च नगरीय जनसंख्या वाले देश है, जहाँ पर जनसंख्या का प्रतिशत 60 से, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 60 से अधिक होता है। उसके बाद हम मध्यम नगरीय जनसंख्या वाले देश देखते हैं। यहाँ पर जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है वो है 40 से 60% नगरीय जनसंख्या यहाँ पर रहती है। इनमें देखिए चाइना है, इंडोनेशिया है और दक्षिण अफ्रीका है, मिस्र है और वेनेजुएला और क्यूबा। चीन, इंडोनेशिया, वेनेजुएला, क्यूबा, ये जो देश है ये मध्यम नगरीय जनसंख्या वाले देश है, जिसमें आप मिस्र और दक्षिण अफ्रीका को भी देख सकते हैं। मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर नगरीय जनसंख्या 40 से 60% है, इसलिए इनको मध्यम नगरीय जनसंख्या वाले देश कहलाते हैं। और जिन देशों के अंदर नगरीय जनसंख्या 40% से कम होती है वह न्यून नगरीय जनसंख्या वाले देश कहलाते हैं, जिसमें हमारा देश भारत और उसके बाद पाकिस्तान और ये एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज है, अफ्रीका के अधिकतर देश, ये न्यून नगरीय जनसंख्या वाले देश कहलाते हैं, जहाँ पर 40% से कम नगरीय जनसंख्या निवास करती है। बांग्लादेश, नेपाल है और बांग्लादेश भी इसके अंदर आएगा, नेपाल भी आएगा
न्यून नगरीय जनसंख्या वाले देश। अब जनसंख्या संरचना के आखिरी घटक साक्षरता के बारे में बात करते हैं, क्योंकि साक्षरता जो है वो किसी भी जनसंख्या के गुणात्मक पहलुओं के बारे में बात करती है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है साक्षरता में। गुणात्मक पहलू यानी कि क्वालिटी कितनी है लोगों के अंदर। आयु वर्ग में हमने देखा, लिंगानुपात देखा कि लोगों की सिर्फ संख्या देखी थी हम लोगों ने, लेकिन साक्षरता में कि जो संख्या है वो गुणात्मक रूप से कितनी जो प्रगति की है। तो साक्षरता में जनसंख्या के गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है और हम देखते हैं कि साक्षर व्यक्ति कहते किससे है। तो देखिए कि 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग दैनिक जीवन में पढ़ तथा लिखकर एक दूसरे को समझ व समझा सकें। कोई भी भाषा 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा को लिख सकता है, पढ़ सकता है, समझकर दूसरों को समझा सकता है, तो वो व्यक्ति साक्षर कहलाएगा। और साक्षरता का महत्व क्या है, क्यों किसी भी देश में साक्षरता का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हमने बात की थी कि जनसंख्या के गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन साक्षरता के अंतर्गत होता है। और दूसरा कि प्रदेश के सामाजिक व आर्थिक विकास का विश्वसनीय सूचक होता है। जहाँ की जनसंख्या जितनी अधिक साक्षर होगी वह प्रदेश उतना ही अधिक सामाजिक और आर्थिक रूप से विकसित समाज कहलाएगा। निरक्षर समाज विकसित समाज नहीं हो सकता। तो प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास का विश्वसनीय सूचक साक्षरता ही होती है। तीसरा देखिए, सरकार जो भी योजनाएं बनाती है, चाहे गरीबी उन्मूलन के हो, चाहे कृषि विकास के हो या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए, साक्षरता आवश्यक तत्व है। एक जो भी योजनाएं बनाएगी सरकार गरीबी को मिटाने के लिए या कृषि विकास के लिए, तो प्रदेश विशेष की साक्षरता को देखकर ही वहाँ के लिए कोई भी नियोजन करेगी या प्लानिंग करेगी वहाँ पर। और फिर है कि साक्षरता जनसंख्या के प्रजनन दर, मृत्यु दर और विकास आदि को प्रभावित करती है। जहाँ साक्षरता अधिक होगी वहाँ जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम होगी और वो एक विकसित समाज कहलाएगा। हमने देखा था कि जो विकसित देश है, चाहे जापान हो, चाहे जो अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, ये सभी देश विकसित देश है और यहाँ पर साक्षरता भी अधिक है। 100% साक्षर देश है ये, जहाँ पर 100% लोग साक्षरता वाले। आप अपनी बुक के अंदर देखिए, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, ये 100% साक्षरता वाले देश है और ये विश्व के विकसित देश है। और यहाँ पर जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम होती है। और विकास, साक्षरता विकास को प्रभावित करती है। अब आखिरी टॉपिक, साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से कारण है या कारक है जिसकी वजह से किसी प्रदेश विशेष की साक्षरता प्रभावित होती है या वहाँ की जनसंख्या साक्षरता ग्रहण करने में कितनी समर्थ हो सकती है। तो इसमें पहला है आर्थिक विकास का स्तर। जो समाज आर्थिक रूप से उन्नत होगा वह शिक्षा की तरफ अधिक ध्यान देगा और आर्थिक रूप से कम उन्नत समाज वो शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देकर अपनी जो है वो मजदूरी वगैरह की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। फलस्वरूप वहाँ पर साक्षरता का स्तर कम रह जाता है। तो आर्थिक स्तर भी किसी समाज विशेष की साक्षरता की दर को प्रभावित करता है। दूसरा है नगरीकरण। नगरों के अंदर ग्रामीण जीवन की अपेक्षा अधिक सुविधाएं होती है, शिक्षा संस्थाएं भी अधिक होती है और कॉलेज वगैरह भी अधिक होती है। तो वहाँ पर नगरों के अंदर साक्षरता ग्रामीण जीवन की तुलना में अधिक होगी। तो नगरीकरण भी साक्षरता को प्रभावित करने वाला एक कारक है। उसके बाद देखिए महिलाओं की सामाजिक स्थिति। जिन समाजों के अंदर महिलाओं को समाज में उच्च स्थान मिला हुआ है या सामाजिक स्थिति अच्छी होती है, वहाँ पर महिलाएं भी शिक्षा ग्रहण करती है। फलस्वरूप उस समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ जाता है। और जिन समाज में महिलाओं की सामाजिक स्थिति सही नहीं होती है तो वहाँ पर साक्षरता दर भी प्रभावित होती है। और चौथा देखिए विभिन्न सुविधाएं।
परिवहन की सुविधाएं या शिक्षा संस्थानों तक पहुंच की सुविधाएं अगर अच्छी होती है तो लोग वहाँ पर अधिक शिक्षा ग्रहण करेंगे, फलस्वरूप वहाँ पर शिक्षा का स्तर, साक्षरता का स्तर बढ़ जाएगा। और आखिर में सरकारी नीतियाँ, सरकार का रवैया क्या होता है लोगों को साक्षर करने में। सरकार कितनी दूरी तक विद्यालय स्थापित करती है या विद्यालयों के अंदर क्या क्या सुविधाएं देने की सरकार की नीतियाँ होती है, और किस तरह से सरकार विद्यालयों के अंदर या कॉलेजों के अंदर शिक्षकों की व्यवस्थाएं करती है। तो ये सभी सरकारी नीतियां जो होती है वो भी किसी समाज या प्रदेश की साक्षरता दर को प्रभावित करती है। तो ये आपका चौथा चैप्टर था और आखिरी टॉपिक ये साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात हुई थी। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर इस पार्ट को वापस पढ़िए और जो भी समस्या हैं उसको आप विद्यालय आकर आप पूछ सकते हैं, प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं और परीक्षा की तैयारी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।